हेलो गाइस, तो मैं आपके डिमांड पे बैक टू बैक चैप्टर्स ला रहा हूँ। तो ये आपके लिए NISIM 5A का चैप्टर 8 है, विच इज टैक्सेशन। तो इन्वेस्टर्स को क्या टैक्स भरना पड़ता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स या ग्रुप सर्कल में कोई NISIM 5A का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ भी प्लीज शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो के आप भी अच्छे मार्क्स से पास हो सके। ठीक है। एंड प्लीज फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज आप जब सपोर्ट करते हो, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियोस डाल पाए। और हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं होता है। जब आपने कमेंट किया कि मुझे वीडियोस चाहिए, आपकी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिली है, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ, वरना मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम। सो गाइज, ये चैप्टर ना इज ऑल अबाउट टैक्सेशन। तो इसमें इन्वेस्टर को क्या टैक्स भरना पड़ेगा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो या EMC को क्या टैक्सेशन भरना है, ये सारी चीजों के बारे में ना ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली टैक्सेशन के ऊपर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स कैन अर्न रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इन टू फॉर्म, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। बोथ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन आर टैक्सेबल टू द इन्वेस्टर। ओके। सो गाइज, हम ना दो तरीके से है ना अर्न कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। इनकम पहला होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना 1,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट कर दिया, एक बार में 1,000 रुपए डाल दिया, और कुछ टाइम आपने वेट किया, और फिर उसके बाद आपने नोटिस किया कि आपको है ना 10% का फायदा हुआ है, मतलब वो 1,000 रुपया अब 1,100 रुपये हो गया है। तो ये क्या हुआ, आपका कैपिटल गेन हो गया ना। जो आपने कैपिटल लगाया उसके ऊपर 100 रुपए का गेन मिला है आपको, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। बट ये कैपिटल गेन आपको तब माना जाएगा टैक्सेशन के लिए जब आप इसको बेच के पैसा निकालोगे। तो मतलब अगर सिर्फ 1,000 रुपए 1,100 हो गया है और आपके अकाउंट में पड़ा है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में, तो ये कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। अगर आप इसको सेल करके 1,100 रुपए जब आप निकाल लेते हो, तब वो कैपिटल गेन माना जाएगा 100 रुपए का। फिर एक आता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, सिर्फ डिविडेंड के लिए। ठीक है। और वो म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो भी कुछ स्टॉक्स होंगे, वो अगर डिविडेंड देती है, तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में डिविडेंड प्रोवाइड कर देती है। सो उसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। अब ना एक स्कीम होता है जिसमें दोनों भी होता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, डिविडेंड इनकम भी मिल सकता है। बट एक कैच है यहाँ पर, समझो। अगर आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो आप देख पा रहे हो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके अंदर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है। अगर इस 50 कंपनीज के अंदर कोई भी 10 कंपनी 5 कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है ना, तो ये ग्रोथ फंड है। ठीक है। डिविडेंड फंड नहीं है, ग्रोथ फंड है। तो इसमें क्या होगा, अब जब वो 50 कंपनीज में से 5 या 10 कंपनीज अपने डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और प्रोवाइड करेगी, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, उसको री इन्वेस्ट कर देगी वापस से। वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करेगी उसके बैंक अकाउंट में, उल्टा क्या करेगी, री इन्वेस्ट कर देगी। तो इससे होगा क्या, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो ही रहा है, ऊपर से डिविडेंड इनकम को वापस से इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एनएवी का ये जो होता है ना ग्रोथ होगा, एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, डबल ग्रोथ एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों भी केस में बोथ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल टू द इन्वेस्टर। अगर आप डिविडेंड कमा रहे हो म्यूचुअल फंड से, या आप कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, तो आप दोनों भी चीज पे आपको टैक्स करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। और वो टैक्सेशन का रेंज क्या रहेगा, क्या टैक्सेशन की चीजें हैं, वो सब हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अभी कैपिटल गेन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट किया गया है एसआईपी के माध्यम से। इन्वेस्टेड वैल्यू है 26,999 अभी तक। ठीक है। और उसके ऊपर कितना रिटर्न हो गया, 18.27% का रिटर्न हो गया, मतलब 2,945 रुपए का अब तक का टोटल रिटर्न आ चुका है। ठीक है। तो कितना आ गया, करंट वैल्यू 29,944, मतलब इधर कैपिटल गेन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर है ना कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो गया है, लेकिन अगर इसको मैं कल बेच देता हूँ तो क्या होगा, मुझे 2,945 का कैपिटल गेन होगा। तो यही होता है कैपिटल गेन का एक एग्जांपल। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द इन्वेस्टर इन ग्रोथ प्लान वुड अर्न कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस व्हेनेवर वन सेल्स द यूनिट ऑफ द स्कीम। जो मैं अभी बता रहा था कि आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसा बढ़ा, और फिर जब आप उसको बेच दोगे तब वो कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, आपने इन्वेस्ट किया और उसका प्राइस गिर गया, मतलब लॉस हो गया आपको, तो 26,999 के बदले अब वो ना प्राइस आके हो गया 23,999। तो अब आपको क्या होगा, 3,000 का लॉस हो रहा है ना। तब अगर आप उसको बेचते हो तो कैपिटल लॉस माना जाएगा। कैपिटल गेन तब होता है जब आपका प्राइस बढ़ जाता है, जो आपने कैपिटल लगाया उसके ऊपर। और जब लॉस तब होता है जब आपका जो आपने कैपिटल लगाया उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, और तब उसको आप बेच के निकालते हो। एंड इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कीम, वही कंसेप्ट है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कीम इज मोर देन द परचेज प्राइस, इन्वेस्टर ऑन कैपिटल गेन एंड वाइस वर्सा। ये तो बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा और उसको आपने 12 रुपए में किसी को बेच दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका क्या है, परचेस प्राइस से ज्यादा है, करेक्ट। तो आपको क्या हुआ, 2 रुपए का फायदा होगा। लेकिन अगर आपने 10 रुपए का पेन जो खरीदा है वो 8 रुपए में बेचा, यहाँ पर क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस कम है
परचेस प्राइस 2 रुपए से, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया, मतलब कैपिटल लॉस हो गया। सो यही कंसेप्ट था, इतना तो बेसिक आप सबको समझता ही है, राइट। फिर आता है ऑन द अदर हैंड द इन्वेस्टर इन द डिविडेंड प्लान मे गेट डिविडेंड एज एंड व्हेन डिक्लेयर्ड बाय द फंड एज वेल एज कैपिटल गेन और लॉसेस व्हेन वन सेल्स द यूनिट। सो जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाते वक्त क्या था कि अगर आप डिविडेंड प्लान वाला म्यूचुअल फंड लेते हो तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड्स आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देती है। लेकिन अगर आप ग्रोथ प्लान लेते हो तो उसमें दोनों भी पॉसिबल है, राइट, कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देगी म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा उस स्कीम में, और फिर उससे क्या होगा, एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल गेन ज्यादा होगा, एंड फिर जब आप उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन आपको मिल जाएगा यूनिट्स बेचने के बाद, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट, capital gain can further be classified as short term capital gain and long term capital gain with different tax applicable। अब क्या होता है ना, जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें ना दो टाइप का गेन माना जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका सिंपल बाइफरकेशन आपको बताता हूँ। पहले हम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझाते हैं, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपए, वो हो गया 7,000 रुपए, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया था 1 जनवरी 2023 को, और आपने ना अगस्त में उसको निकाल लिया, तो अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर आपने उसको निकाल लिया ना पैसे को, तो आपको हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो लगेगा वो अलग लगता है, अलग परसेंटेज लगता है। लेकिन वही अगर आपने 1 जनवरी 2023 को इन्वेस्ट किया और आपने 1 फरवरी 2024 को निकाला, मतलब आप 1 साल के बाद आप बेच के निकाल रहे हो ना, तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, 1 साल के पहले अगर आप कोई चीज बेच देते हो म्यूचुअल फंड स्कीम का, और उससे पैसा निकालते हो, मतलब कैपिटल गेन आपको होता है, तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 1 साल के बाद आप बेचते हो और आपको कैपिटल गेन होता है, तो वो बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और दोनों के भी टैक्सेस के रेट्स अलग है, जो हम अगले स्लाइड में आप समझने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में समझ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है उसके बारे में समझ गए, राइट। लेकिन चलो अब कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है परसेंटेज के बारे में, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फंड टाइप का कॉलम है, उसमें दो लिखा हुआ है, इक्विटी फंड स्लैश इक्विटी ओरिएंटेड, एंड नेक्स्ट है डेट फंड स्लैश नॉन इक्विटी, ठीक है, मतलब जो इक्विटी में नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना इक्विटी फंड और इक्विटी ओरिएंटेड के बारे में समझ लेते हैं होता क्या है। इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो इसमें क्या होता है, 65% ऑफ द होल अमाउंट है ना, वो इक्विटी रिलेटेड चीजों में ही इन्वेस्ट होती है, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर डेट फंड है या नॉन इक्विटी फंड है, तो इसमें क्या होगा, 65% ऑफ द टोटल अमाउंट जो होगा ना, वो नॉन इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, मतलब कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होता है। तो आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको सबसे पहले समझ गया हो। अब समझते हैं कि टैक्स कैसे किया जाता है इसको। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी फंड, कैसा इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड में कैसा होता है, अगर 1 साल से पहले आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम बेच दिया इन्वेस्ट करने के बाद, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, जो कि 15% है, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अगर आपने इक्विटी फंड को लेस देन 1 ईयर में बेच दिया, तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है। एंड अगर आपने मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ऊपर होल्ड करके रखा और 1 साल के बाद बेचा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है, जो कि 10% है। तो देख रहे हैं 5% का फर्क है। इसी वजह से ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ना यही एडवाइस किया जाता है कि आप अगर म्यूचुअल फंड स्कीम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 साल के ऊपर ही के लिए इन्वेस्ट करिएगा, सो दैट आपका 5% जो टैक्स है वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके रिटर्न्स में, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप 1 साल के ऊपर ही रखें। लेकिन डेट फंड एंड नॉन इक्विटी में कैसा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो ईयर है ना, वो अलग है। इक्विटी फंड में 1 साल और 1 साल के ऊपर वाला सीन रहता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेस देन 3 इयर्स को कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, एंड मोर देन 3 इयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन 3 इयर्स में अगर आपने बेच दिया डेट फंड को या नॉन इक्विटी फंड को, तो आपको मार्जिनल टैक्स रेट एज एप्लीकेबल फॉर द इन्वेस्टर भरना पड़ेगा। मार्जिनल टैक्स रेट मतलब आप आईटीआर फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो उसमें है ना आपका जब पूरा इनकम कैलकुलेट करता है करते हो आप, फिर डिडक्शंस वगैरह मिलता है, तो आप जिस टैक्स स्लैब रेट में आओगे ना, उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना है। मतलब अगर आप 5% टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो आपको 5% के हिसाब से भरना है। अगर आप 30% में आ रहे हो, तो 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना है। 15% के में आ रहे हो, तो 15% के हिसाब से भरना है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ये बहुत ईजी था। अगर आप लेस देन 3 इयर्स डेट फंड में हो, तो एज पर टैक्स स्लैब आपको भरना है, इंडिविजुअल टैक्स स्लैब, ठीक है। लेकिन अगर आपने डेट फंड को या नॉन इक्विटी फंड को मोर देन 3 इयर्स होल्ड करा था और फिर बाद में उसको बेचा ना, तो वो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर भरना है, वो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन भरना है। अब ये 20% तो आपको समझा, बट आफ्टर इंडेक्सेशन क्या है,
इसके लिए ना मैं आपको इस स्लाइड पे इसको नहीं समझा सकता, बिकॉज इसके लिए मुझे एक एग्जांपल देके कैलकुलेशन करके आपको समझाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस स्लाइड के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज क्वेश्चन फ्रेम करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो आ गए हम इंडेक्सेशन बेनिफिट के ऊपर, जो अभी हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखा ना, डेट फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, इस कैलकुलेशंस को एक बार समझ लीजिएगा, इट्स वेरी इजी, बस आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंडेक्सेशन मींस दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द कॉस्ट ऑफ परचेज इज एडजस्टेड अपवर्ड्स टू रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या है इसका, कि जब आप कोई भी चीज खरीदते हो ना, या कोई भी चीज में आप इन्वेस्ट जब करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गाइस इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है, हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है, करेक्ट। सो ना इंडेक्सेशन में क्या होता है ना, कि वो महंगाई को एडजस्ट करने दिया जाता है आपको, आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के साथ, जो एक ना बेनिफिट देता है। सो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको अगर ये समझाऊं ना, तो समझो आपने ना 2015 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। एंड फिर ना 2020 में आपने जब उसको बेचा, डेट फंड को बेचा, मोर देन 3 इयर्स हो गया, राइट। तो 1,25,000 रुपए आपको मिला, मतलब आपको कितने का फायदा हुआ, 25,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, राइट, राइट, डेट फंड में। तो अब ये जो 25,000 है, अगर उस पर सीधा 20% आपको मांगा जाए तो कितना रुपए हो गया गाइस, 25,000 का 20% कितना होता है, 5,000 रुपए, मतलब आपको 5,000 रुपए टैक्स भरना पड़ता अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर डायरेक्ट 20% लगता तो। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से ना कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है, मैं आपको अभी कैलकुलेशन से समझाऊंगा, इसको ध्यान में रखना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, ठीक। अब ना ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है लाया किसने, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एवरी ईयर अनाउंसेस अ नंबर known as cost inflation index. There is one index number for each financial year. तो है ना, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट डिसाइड कैसे होता है मालूम है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक नंबर आता है उसके बेसिस पे। तो ये हर साल के लिए अलग अलग आता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन अलग अलग नंबर के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बढ़ सकता है, राइट। कभी 5%, कभी 5.5%, कभी 6%, कभी 7%। जैसे अभी कोविड था तो कोविड में ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा, राइट। तो अलग अलग ईयर का अलग अलग होता है, एंड उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानना है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल आपको जानना है, तो आप क्या कीजिएगा, गूगल पे जाइए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखिए, आप ITR का पहला वेबसाइट आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें CII लिख के आएगा, उस पर क्लिक करिए, आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा अगले पिछले 20 साल का, कि कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहा है। उसी को यूज करके यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने कितने में खरीदा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इन द ईयर ऑफ सेल। मतलब आपने जब सेल किया, मतलब समझो आपने 2020 में सेल किया, तो उस टाइम पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर क्या है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब जब आपने खरीदा था, डेट म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पे CII क्या था। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलो। तो एक ये ना ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेम करके आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप चलो ध्यान से समझो, अज्यूम दैट एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीस 1 लाख इन अ डेट फंड इन द ईयर 2015। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया बाय एन इन्वेस्टर इन अ डेट फंड इन द ईयर 2015। तो आपको CII 2015 का लेना है, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जब फॉर्मूला देखा था उसमें वही मांग रहा है, राइट। एंड सोल्ड द सेम आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद उसको सेल किया गया, मतलब समझो 2019 में सेल किया, ठीक है। तो आप समझ लो 2019 का अपने को लेना है CII, ठीक है। अब ना जब उसने 2019 में बेचा ना, तो उसको जो टोटल अमाउंट मिला बेचने के बाद, वो 1,25,000 रुपए मिला। तो डोंट यू थिंक आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है, मतलब कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ, ये आपका प्रॉफिट हुआ 25,000। एंड रफली अगर हम देखें रिटर्न कितना आया, CAGR रिटर्न मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न 7.72% का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब इन्वेस्ट किया गया, कौन से ईयर में, उसका CII, कब बेचा गया उसका CII, और हमारा इनिशियल अमाउंट कितना था इन्वेस्टमेंट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज फिलहाल अभी हमारे लिए है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमें CII तो चाहिए ना, तो अब लेट्स सी CII यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2015-16 का CII हमें दिया है 254 सॉरी, एंड CII 2018-19 का 280 दिया है, क्योंकि हमने 2018 से 19 के बीच में कभी भी बेचा होगा, राइट, आफ्टर 3 इयर्स। तो लेट्स सी, अब हमारा ये फॉर्मूला देखो, उसी को हमने नंबर्स डाले हैं, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ बेनिफिट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्चुअली हमने कितना पैसा डाला था, 1 लाख रुपए डाला था, तो 1 लाख रुपए यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई CII इन द ईयर ऑफ सेल। तो CII इन द ईयर ऑफ सेल, हमने सेल कब किया, 18-19 में, तो उसका CII क्या, 280, तो 280 डाल दिया, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड लिखा है, CII इन द ईयर ऑफ परचेज। तो हमने परचेज कब किया था, 2015 में परचेज किया था, तो उसका CII है 254, तो ये आ गया। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर्ली, तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, ₹1,10,236.221, ठीक है। ये हमारा आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है, आपने भले ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था,
लेकिन ना महंगाई भी तो बढ़ी ना, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि आपने 1,10,236 रुपए के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया था। इसके वजह से देखो कितना बड़ा बेनिफिट आने वाला है, अभी देखो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा एक्चुअल टैक्स में, ठीक है। तो अब हम इंडेक्स कैपिटल गेन निकालेंगे, तो अब क्या होगा, 1,25,000 जो हमारा प्रॉफिट आया है, मतलब 1,25,000 में फाइनल अमाउंट आया था ना सेल करने के बाद, माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया, 14,763.779। इस पे हमें टैक्स लगेगा गाइस, ना कि हमें 25,000 पे टैक्स लगेगा, क्योंकि अगर हम 25,000 पे टैक्स लगता 20% का तो कितना होता, 5,000 रुपए। लेकिन अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, 10,000 से देखो इन्फ्लेशन बढ़ा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का अमाउंट ऐड हो गया है, तो 1,25,000 माइनस 1,10,236 कम्स टू 14,763.779। अब इसके ऊपर क्या है, टैक्स रेट क्या है, the tax rate of index capital gain is 20% and thus the tax liability would be 2,952.76। मतलब हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपए का, हमारा 2,000 रुपए हमारा टैक्स बच गया। सो इससे हमारा क्या हुआ है, अगर हम डायरेक्ट 20% देते तो 5,000 लगता, लेकिन ये इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से हमारे को कितना लगा, सिर्फ 3,000 रुपए लगा, अराउंड 3,000 समझ लो आप, अप्रॉक्स, राइट, 2,000 रुपए हमारा बच गया। तो ये है इंडेक्सेशन बेनिफिट। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके स्लो करके देखो वीडियो। अगर कभी आपको लगे कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ तो आप प्लीज मतलब फीचर है ना हमारे पास यूट्यूब में कि हम 1.5x से चला सकते हैं, 1.25x से चला सकते हैं, वैसे हम स्लो भी कर सकते हैं, तो आप दोनों भी चीज यूज कर सकते हो मेरे वीडियोस के लिए प्रॉपरली समझने के लिए, ठीक है गाइस। एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। सो गाइस हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा, राइट, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। सो ना इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ना क्या एग्जेम्पशन दिया गया है इन केस ऑफ इक्विटी फंड एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड स्कीम्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और चीज में एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एग्जेम्पशन ऑफ अप टू 1 लाख in case of long term capital gains arising out of equity shares and equity oriented mutual funds, the tax is applicable only on the capital gains above rupees 1 lakh. The first rupees 1 lakh worth of long term capital gain from this category is tax exempt। मतलब पहली बात तो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ध्यान में रखिए, और अगर इसमें 1 साल के ऊपर अगर कोई होल्ड करके जब बेचता है, स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि है 10%, राइट। उसमें भी है ना एक एग्जेम्पशन दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑल द इन्वेस्टर्स, कि अगर ना आपने समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपको है ना अब 1.5 लाख रुपए वो बन गया है, मतलब 1 साल बाद जब आप उसको बेचा तो 1.5 लाख रुपए हो गया वो, तो ना उसमें से भी 1 लाख रुपए जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 50,000 पे ही आपको टैक्स देना है, विच इज अ ग्रेट बेनिफिट, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है जिन्होंने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब पाया तो उन्होंने 95,000 रुपीज अर्न किया, लाइक कैपिटल गेन, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये 1 लाख के नीचे है, राइट, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, इसी वजह से इनको है ना पूरे के पूरा कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मतलब इनको कोई टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसने कैपिटल गेन में 1,10,000 रुपए अर्न किया है, ठीक है। सो अब 1 लाख रुपए तक का तो एग्जेम्पशन है, तो क्या होगा, 1,10,000 में से 1 लाख को माइनस कर दिया जाएगा एंड 10,000 जो बचा उसके ऊपर सिर्फ टैक्स लगेगा कितने परसेंट का, 10% का। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। डिविडेंड टैक्सेशन, तो अभी हमने कैपिटल गेन्स के बारे में पढ़ा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका क्या टैक्स स्लैब होगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में पढ़ा हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या एग्जेम्पशन दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पढ़ा। लेकिन है ना डिविडेंड पे भी जो टैक्सेशन लगता है ना उसके बारे में भी पढ़ते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एंड नॉर्मली जो स्टॉक से भी डिविडेंड आता है उसमें भी सेम सीन है, ठीक है। तो मैं आपको पहले न्यू रेजिम के बारे में बता देता हूँ एंड ओल्ड रेजिम से हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। न्यू रेजिम है ना आपकी पीडीएफ में नहीं है एनआईएसएम की, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कुछ भी इशू आता है तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहले क्या था कि ओल्ड रेजिम में ना डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं लगता था, एंड ना म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती थी, डिविडेंड देने से पहले डीडीटी कट करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 10% समझिए, तो वो कट करने के बाद डिविडेंड देती थी, तो एक इनडायरेक्टली आपने टैक्स दे ही दिया है उस पर, बट हम उसको मानते थे, मतलब गवर्नमेंट उसको मानती कि आपने टैक्स, आपको टैक्स फ्री है वो चीज। लेकिन न्यू रेजिम में क्या हुआ ना, डीडीटी हटा दिया गया है, मतलब अब म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके डिविडेंड में से कोई टैक्स कट नहीं करेगी, आपको पूरा का पूरा डिविडेंड दे देगी। आप क्या करोगे, उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करोगे, डिविडेंड इनकम शो करोगे एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट और उस पर टैक्स भरोगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, न्यू रेजिम में वो टैक्सेबल है, पहले भी एक तरीके से इनडायरेक्टली टैक्सेबल था, लेकिन न्यू रेजिम में अब आपको शो करके टैक्स करना है। बट फिर न्यू रेजिम में फायदा ये है कि आपको जब डिडक्शंस मिलते हैं, आपका इनकम ही कम है, तो आपको क्या होगा, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं खुद अपना आईटीआर फाइल करता हूँ, अगर मेरा इनकम कम है, ठीक है, और डिविडेंड इनकम में आने के बाद मेरा इनकम स्टिल कम है, तो मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ी है, नील टैक्स, ठीक है। ओल्ड रेजिम में वही होता था, मैंने आपको जैसे बताया, डिविडेंड्स वर टैक्स फ्री टू द इन्वेस्टर्स
एंड लेकिन कंपनी क्या करती थी, डीडीटी काट लेती थी और उसके बाद इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती थी। बट यहाँ पर अपना सिनेरियो, मैं दो सिनेरियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। समझो किसी ना इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए का डिविडेंड जाने वाला है, ठीक है, उसमें से ना 10% का डीडीटी क्या कर लेती थी, म्यूचुअल फंड कंपनी काट लेती थी। मतलब अब कितने का डिविडेंड जाएगा उसको, 90,000 रुपए का डिविडेंड जाएगा, करेक्ट। तो 90,000 का डिविडेंड क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया। लेकिन समझो किसी ना इन्वेस्टर को 20 लाख रुपए का डिविडेंड जाने वाला है, हो सकता है यार बड़ा इन्वेस्टर हो, 20 लाख रुपए का डिविडेंड जाने वाला है। अब उसमें से पहले क्या होता था, डीडीटी कट जाता था, तो डीडीटी कटेगा अगर 10% का 20 लाख में से, तो कितना हो गया, 18 लाख। 18 लाख, क्योंकि ये 10 लाख के ऊपर है, देखो ध्यान से देखो अगला पॉइंट, ड्यूरिंग दिस डिविडेंड अप टू 10 लाख अ ईयर वर मेड टैक्स फ्री टू इन्वेस्टर। अगर 10 लाख तक का आपका साल का डिविडेंड है तो टैक्स फ्री हो गया, ओल्ड रेजिम में ही, ओल्ड रेजिम की ही बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर चल गया, जो हमारे एग्जांपल में अभी किसी को 18 लाख का डिविडेंड मिल रहा है, तो उनको ना इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए 10% का अलग से टैक्स भरना पड़ता था, ठीक है। एंड अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो 25% का टैक्स भरना पड़ता था। अब ये जो 10% है ना इक्विटी ओरिएंटेड के लिए, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है, एनआरआईज के लिए भी है, एचयूएफ के लिए भी है, एंड डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी है। बट नॉन इक्विटी में दो है, ठीक है, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड एनआरआईज के लिए 25% का टैक्स होता था अगर 10 लाख के ऊपर डिविडेंड गया तो, एंड डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 30% का होता था। सो आई होप ये आपको समझा हो। तो ओल्ड में ये चीजें चलती थी जो मैंने नीचे लिखी, और न्यू रेजिम में अब क्या हो गया है, आपका डिविडेंड 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया है, आपको अपने इनकम में शो करके ही उसके ऊपर टैक्स भरना है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। सो इस कंसेप्ट को ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं जानते हैं, बट ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन इन्वेस्टर्स सेल यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी फंड इन द स्टॉक एक्सचेंज और मेक रिडेम्पशन रीपर्चेज टू द फंड, दे विल हैव टू इनकर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, एसटीटी। तो ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है ना, ये सेलिंग पे लगता है गाइस, परचेजिंग पे नहीं लगता है। तो इधर आप इक्विटी फंड को स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करो, या आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस करो इक्विटी फंड के लिए, सिर्फ इक्विटी फंड ना, ध्यान रखना, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड दिमाग में रख लीजिए। सिर्फ इक्विटी को अगर आप सेल कर रहे हो तो ही आपको सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बेयर करना है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको बेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इक्विटी ही होना चाहिए। सेकेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब आप पैसे निकाल रहे हो, मतलब आप सेल कर रहे हो एक तरीके से, राइट। स्विच टू अदर स्कीम्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, मतलब अगर आपके पास यूटीआई निफ्टी 50 का इक्विटी फंड है, उसमें से आप स्विच करके पराग पारी के इक्विटी फंड में जा रहे हो, ठीक है, अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से वहां, ठीक है। तो ये स्विचिंग हो गया ना, इस पे भी आपको एसटीटी लगेगा, क्योंकि आपको पहला ये सेल करना पड़ता है ना, ऑटोमेटिकली वो सेल होगा, इसी वजह से यहाँ भी सेलिंग आ जाती है एक तरीके से, तो स्विचिंग हो गया। स्विचिंग पे भी लगेगा, रिडेम्पशन पे भी लगेगा, मतलब सेलिंग पे, वो भी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए, वेदर आप स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करो या फिर अपने ऐप के थ्रू अदरवाइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी इक्विटी स्कीम। सो मैंने आपको यही कहा है कि परचेजिंग पे एसटीटी नहीं लगता है, सिर्फ सेलिंग पे लगता है, वो भी इक्विटी स्कीम के। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन इन डेट सिक्योरिटीज और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सेलिंग पे भी एसटीटी जो लग रहा है वो सिर्फ इक्विटी स्कीम पे लग रहा है, डेट सिक्योरिटीज या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर नहीं लग रहा है। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एसटीटी इज चार्ज्ड ऑन द सेलिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज और डेट म्यूचुअल फंड्स, ट्रू और फॉल्स, तो आपको वहां पर रखना है फॉल्स आंसर, क्योंकि सिर्फ इक्विटी पे लगता है। एसटीटी ऑफ 0.01% इज लेवाइड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्टर्स हु सेल देयर यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। सो ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करता है या रिडेम्पशन रिक्वेस्ट रेज करता है, तो एसटीटी ऑफ 0.01% लिवाई होता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा। एंड मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ कि रिडेम्पशन और रीपर्चेज जो है ना, ये दोनों सेलिंग के टर्म्स है जो म्यूचुअल फंड के लिए यूज किए जाते हैं। तो रीपर्चेज का मतलब ये मत समझ लेना कि परचेज हो रहा है और उस पर लग रहा है एसटीटी, ठीक है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हम कंपेयर करेंगे न्यू रेजिम एंड प्रीवियस रेजिम को। प्रीवियस रेजिम में क्या था, देयर वाज नो टीडीएस ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीपर्चेज प्रोसीड्स टू रेसिडेंट इन्वेस्टर्स। तो है ना, रीपर्चेज का मतलब वही हो गया ना, रिडेम्पशन, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई टीडीएस पहले नहीं कटता था प्रीवियस रेजिम में। लेकिन क्या करता था उस टाइम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करता था, डीडीटी करता था, राइट। और डिविडेंड देने से पहले 10% का डीडीटी काट लेती थी म्यूचुअल फंड कंपनी, बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी, करेक्ट। फिर न्यू रेजिम में क्या हुआ, डीडीटी को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, एएमसी को बोला गया कि आप है ना टीडीएस कट करोगे 10% का ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर इन्वेस्टर को जो डिविडेंड मिलने वाला है वो 5,000 से ज्यादा जा रहा है एक साल के अंदर, तब उस पर टीडीएस कट करोगे आप 10% का, वरना नहीं। मतलब अगर 4,000 का डिविडेंड जा रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कट करना है। अगर 5,000 के ऊपर चला जा रहा है डिविडेंड, तो टीडीएस 10% का कट करना है, लेकिन डीडीटी नहीं कट करना है।
जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई जीएसटी वगैरह लगता है स्कीम्स के ऊपर फॉर इन्वेस्टर्स, उसके बारे में भी समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकेम एप्लीकेबल सिंस द ईयर 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था, राइट। और फिर एएमसीज कैन चार्ज जीएसटी एज पर एप्लीकेबल टैक्सेशन लॉज टू द स्कीम्स विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। सो एएमसीज को जीएसटी चार्ज करने का अधिकार मिल गया अंडर टैक्सेशन लॉज फॉर देयर म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर सेबी रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड्स एक्ट। ओके, तो जीएसटी ऑन फीस पेड एज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस ऑन ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड शैल बी एडजस्टेड टू टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आपको याद हो तो 7th चैप्टर में मैं जब आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा था ना कि टोटल एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें क्या होती थी एक्सपेंस रेशियो के अंदर से कटती है, मतलब वो सब एक्सपेंस रेशियो ही बेयर करता है। तो एक्सपेंस रेशियो किसको बेयर करना पड़ता था, एक इन्वेस्टर को, जब वो एसआईपी अमाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसमें से एक एक्सपेंस रेशियो, लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो कटता है, जो सेबी की तरफ से एक लिमिट सेट कर दिया गया है कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते एक इन्वेस्टर को, राइट। तो उसमें ही से ही ना, जब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या एडवाइजरी फीस कट रहा है तो उसके ऊपर जो जीएसटी का फीस अप्लीकेबल होगा ना, वो टोटल एक्सपेंस रेशियो में ही एडजस्ट होगा, उसको अलग से आप चार्ज नहीं कर सकते इन्वेस्टर को, ठीक है। या फिर ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो भी टोटल एक्सपेंस रेशियो में ही एडजस्ट करना है, अलग से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी फीस टीईआर में से चार्ज कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो भी टीईआर में ही एडजस्ट करो, अलग से आप मत चार्ज करो। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है, जैसे कि जो कमीशन पेएबल था ना डिस्ट्रीब्यूटर को, वो टीईआर में से जाता था डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट, कमीशन टीईआर में से जा रहा है, बट उसके ऊपर जो जीएसटी होगा ना वो आप टीआर में नहीं लगा सकते। एएमसीज को बोला क्या है कि कमीशन जो पे कर रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है वो टीआर में आप एडजस्ट नहीं करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को खुद से भरना पड़ेगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो इनकम अर्न करेगा कमीशन के थ्रू, वो खुद से जीएसटी पे करेगा, वो टीआर मतलब इन्वेस्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए। सच टैक्स कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम, मतलब टीआर में नहीं होना चाहिए किसी भी स्कीम। एंड जीएसटी ऑन एग्जिट लोड, एग्जिट लोड के बारे में आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, राइट, कि जब भी आप विद इन मतलब 1 साल के अंदर अगर आप किसी भी स्कीम से हट जाते हो, मतलब निकल जाते हो, और उसमें एग्जिट लोड पहले से लगने वाला है ऐसा उसमें आपको बताया गया है, तो उसके ऊपर एग्जिट लोड जो लगेगा उस अमाउंट के ऊपर जो जीएसटी होता है, इफ एनी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एग्जिट लोड एंड द नेट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द स्कीम। मतलब जो एग्जिट लोड लगने वाला है ना, उसी में से जीएसटी कटना चाहिए, अलग से कोई चीज काटना नहीं है। सो ये था जीएसटी के बारे में। अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कोई ऐसा स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करने पे टैक्स बेनिफिट मिल सके? तो यस, देयर इज अ स्कीम, टैक्स बेनिफिट अंडर 80 सेक्शन 80C टू द इन्वेस्टर्स। अंडर सेक्शन 80C आपने बहुत सुना होगा, आज तक बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में बताते हैं, राइट, जब टैक्सेशन का टाइम आता है, इंडिविजुअल टैक्सेशन का, आईटीआर फाइलिंग का। सो यस, देयर इज अ स्कीम कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन ले सकते हो। अब कितने अमाउंट का आप डिडक्शन ले सकते हो? आप 1 साल के अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, या 1.5 लाख के नीचे भी कभी भी इन्वेस्ट करते हो, तो अप टू 1.50 लाख आप डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C। तो आप जब आईटीआर फाइल करोगे और समझो आपका 10 लाख रुपए हो गया, इनकम 10 लाख रुपए अब आपका आ रहा है, ठीक है, अब आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो अगर आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया हुआ है 1.5 लाख रुपए, तो आप क्या कर सकते हो, 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए पहले कट करोगे, उसके बाद 8.5 लाख रुपए जो बचा उसके ऊपर आप टैक्स भरोगे। सो ये किन 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 के लिए है? इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे आपने पीपीएफ के बारे में भी सुना होगा, राइट, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आप एटीसी में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हो। वैसे इसमें तो समझो अगर आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और इक्विटी लिंक सेविंग्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और सेविंग ईएलएसएस में आपने 25,000 इन्वेस्ट किया है, और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है आपने 75,000 रुपए, तो कितना हो गया टोटल? 1 लाख रुपए। तो आप 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले पाओगे। लेकिन समझो आपने पीपीएफ में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया है, सिर्फ आपने ईएलएसएस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो इनकम होगा ना उसमें से 50,000 रुपए का डिडक्शन ले पाओगे, और आगे आपका जो भी इनकम बनता है उसके ऊपर आप टैक्स भरोगे। आई होप यह पॉइंट आपको क्लियर है। और ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो तो इसका एक लॉक इन पीरियड है 3 साल का, 3 साल के पहले आप इसमें से अमाउंट रिडीम नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अप टू 1.5 लाख रुपए तक का आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। लेकिन हाँ, 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मांगो, नहीं। जितने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ईएलएसएस में, उतने ही अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा,
ठीक है, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेटिंग ऑफ एंड डिविडेंड एंड बोनस ट्रिपिंग, ये बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट long term capital gains as provided in the income tax act. Second is short term capital losses are allowed to be set off against both long term and short term capital gains as provided in the income tax act. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए। तो आपका कहना होगा राइट कि यार जब गेन होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, और जब लॉस होता है तब तो कुछ हो ही नहीं रहा, तब कुछ मिल ही नहीं रहा फायदा। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक चीज इंट्रोड्यूस किया, सेटिंग ऑफ करके एक चीज इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि सेटिंग ऑफ आप उसी के साथ कर सकते हैं जहां आपको लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है तो आप कैपिटल गेन के साथ ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कैपिटल लॉस हुआ है आपको 5 लाख रुपए का और आप जा रहे हो उसको सैलरी के साथ सेटअप करने, इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ या इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ, ऐसा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। अब आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा। अब समझो एक एग्जांपल के थ्रू पहला पॉइंट आपको समझाने दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 10 लाख रुपए का, मतलब आपने इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब आपको उसके ऊपर कितना टैक्स भरना है, 10% टैक्स भरना है राइट, अगर आपका इक्विटी है तो। लेकिन ना आपको ना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ था पिछले साल 11 लाख रुपए का। तो अब आप क्या कर सकते हो ना, उस 11 लाख रुपए को इस साल दिखा सकते हो कि मुझे पिछले साल 11 लाख रुपए का लॉस हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, इसके लिए मैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करना चाहता हूँ। सेट ऑफ मतलब इक्वल करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो 11 लाख रुपए से 10 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो माइनस हो जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट? यस, ये बहुत पसंद आया है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वैसे ही सेकंड में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस अगर आपको हुए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस आपको कब होते हैं, जब एक साल के अंदर बेच देते हो। तो आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस में आता है राइट। अगर आप एक साल के अंदर कभी भी स्टॉक्स को या उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप बेच रहे हो तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस में ही आता है, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस अगर आपको हो रहे हैं तो आप उसको किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो इसमें क्या है, दोनों भी चीजों में आपको फायदा है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस करा रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस गेन्स के साथ भी आप सेट ऑफ कर लो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी आप सेट ऑफ कर लो। यहाँ पर एक ये एडवांटेज है। लेकिन उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग। ये बहुत ही मस्त कंसेप्ट है, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं समझाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड इनके ऊपर एक डेडिकेटेड स्लाइड बनाया उस पर आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ना रियलिटी समझ लो, आप एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद ना स्टॉक्स का प्राइस क्यों गिरता है, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, कभी भी ना कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है करेक्ट, तो उसके स्टॉक्स क्या होते हैं गाइस, नॉर्मली ऊपर जाते हैं, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं करेक्ट। तो जब ना बहुत अच्छा परफॉर्म करिए तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आएगा। तो फिर ना जब प्रॉफिट आता है ना कंपनीज को, तो कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड दे देती है अपने इन्वेस्टर्स को। सो समझो एक स्टॉक का प्राइस हो गया है अभी 100 रुपए से 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए पे चला गया है, और अचानक से ना अभी कंपनी ने खुश होकर ना डिविडेंड डिक्लेयर किया कि उसके मस्त रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब ना जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं मालूम है, ये दिमाग लगा के वो स्टॉक खरीदते हैं कि डिविडेंड लेना है। तो डिविडेंड लेने के लिए ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं। तो क्या होता है ना, ज्यादा बाइंग की वजह से क्या होगा, स्टॉक का प्राइस और तेजी से ऊपर जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी ना स्टॉक की। तो अब वो स्टॉक चला गया 200 से 250 रुपए तक। ठीक है, अब एक बार डिविडेंड जब डिक्लेयर हो गया, डिविडेंड का एक्स डिविडेंड डेट आ गया, तो एक्स डिविडेंड डेट करके कंसेप्ट होता है। एक्स डिविडेंड डेट को ना जितने भी लोग कंपनी के बुक्स में वो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं ना, उनको ही डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत लोग ना क्या दिमाग लगाते हैं इन्वेस्टर लोग, कि डिविडेंड पहले, डिविडेंड के लिए स्टॉक्स खरीद लो, और एक्स डिविडेंड डेट को अगर आप स्टॉक्स बेच देते हो ना, तो भी आप कंपनी के बुक में आने वाले हो। तो क्या होगा, जब अचानक से बहुत सारे लोग बेचने लगेंगे स्टॉक को, तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस दबा दबा फटाफट फॉल होने लगेगा, करेक्ट। तो उनको एक तो डिविडेंड भी मिल गया और स्टॉक का प्राइस फॉल करा के वो भाग भी गए। ठीक है, सो ये कंसेप्ट जो है, ये स्टोरी जो है, इसका यूज करके ना डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग यूज किया गया बाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स टू इवेट टैक्सेस, टैक्सेस बचाने के लिए। ये दोनों, ये स्टोरी मतलब ये स्टोरी क्या, एक रियलिटी है जो आज भी मार्केट में होता है, इसको यूज किया गया।
तो अब मैं आपको समझाऊंगा ये नेक्स्ट स्लाइड में। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, सबसे पहले अभी मैंने आपको जो पिछले स्लाइड में स्टोरी बताई कि कैसे इन्वेस्टर्स है ना एक्स डिविडेंड डेट पे स्टॉक्स बेच के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको डिविडेंड तो मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ बुक्स में आ जाएंगे ना कंपनीज के। और उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट का जो वो जो स्टॉक होता है पर्टिकुलर स्टॉक, वो फॉल होने लगता है। समझो पिछले एग्जांपल के हिसाब से 250 से 200 के भी नीचे आ जाएगा वो स्टॉक फॉल होते होते। तो सेम चीज है ना म्यूचुअल फंड को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी तो स्टॉक्स होते हैं ना। तो ना यहाँ पर क्या होता है, जब डिविडेंड पे हो जाता है तो एनएवी जो है ना वो डिक्रीज होने लगता है सेम परसेंट से जितने परसेंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया होगा। समझो 10% का डिविडेंड डिक्लेयर है तो एनएवी भी 10% से एग्जांपल के लिए फॉल होने लगा। ठीक है, तो ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते थे, आप ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टर्स, समझो एक इन्वेस्टर है, मैं ही एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे मान के ले लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे ना 5 लाख रुपए का ना कैपिटल गेन हुआ है। तो डोंट यू थिंक 5 लाख रुपए का अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो मुझे उस पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, उसमें से 4 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट, 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 4 लाख रुपए का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 4 लाख रुपए पे 10% का। तो मुझे इससे बचने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने एक कंसेप्ट यूज किया जिसको बोलते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या करते थे, उनको पता रहता था कि कोई ना कंपनी ना म्यूचुअल फंड स्कीम ना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है या कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को बाई कर लेते थे। तो समझो ना मैंने 50 लाख रुपए के ना म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स को बाई कर लिया। अब ना मुझे पता है कि 10% है ना डिविडेंड डिक्लेयर होने वाले, तो 50 लाख का 10% कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अब ना मुझे 5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलते ही ना मैंने क्या कर लिया मालूम है, उस 50 लाख रुपए के यूनिट्स को मैंने बेच दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही 5 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड आया तो एनएवी भी फॉलो होगा ना 5 लाख से। तो जैसे ही एनएवी फॉलो हुआ तो मेरा जो वैल्यूएशन था 50 लाख का, जो मैंने म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदा वो 45 लाख हो गया। तो मुझे 45 लाख रुपए में उसको बेचना पड़ा, मतलब मुझे कितने का लॉस हुआ यहाँ पर, 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए का डिविडेंड लेके मैं साइड में बैठ गया हूँ, 5 लाख रुपए का मैं लॉस करा के बैठ गया हूँ। अब एक कंसेप्ट है सेटिंग ऑफ। तो इन्वेस्टर्स ने क्या दिमाग लगाया कि इस 5 लाख रुपए के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर लेता हूँ। तो अब इससे हुआ क्या, सेट ऑफ करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मुझे 5 लाख का हुआ था उसमें मुझे अब कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ टैक्स भी बचा लिया, मैंने यहाँ 5 लाख रुपए का डिविडेंड भी कमा लिया, मतलब इधर मेरे को डबल फायदा ही हुआ है, मेरे को नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। करेक्ट, इसी कंसेप्ट को डिविडेंड स्ट्रिपिंग कहा जाता है। इससे ही बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया, एक मतलब कंडीशन सेट किया कि अगर कोई इन्वेस्टर विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, मतलब एक रिकॉर्ड डेट सेट की जाती है ना डिविडेंड की, कि इस रिकॉर्ड डेट तक जो भी इन्वेस्टर के पास उस कंपनी का स्टॉक होगा उनको ही डिविडेंड मिलेगा। तो अगर उस रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले तक, अगर कोई भी 3 महीने पहले के अंदर तक, मतलब समझे 3 मंथ्स के अंदर तक कोई भी बंदा या बंदी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स बाय करती है फॉर डिविडेंड, एंड विद इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स फ्रॉम द डिविडेंड, जिस दिन डिविडेंड मिल गया उसके विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर उसको सेल कर देती है उस यूनिट्स को, तो अगर उसको कोई कैपिटल लॉस होता है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते कैपिटल गेन्स के साथ, अप टू द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम एक्सेम्प्टेड। तो कितना मस्त दिमाग लगाए, जो डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए इन्वेस्टर्स अपना इवेड कर रहे थे टैक्सेस, उसी को रूल बना के सेट कर दिया ताकि आप कोई डिविडेंड स्ट्रिपिंग का यूज करके टैक्सेस को इवेड ना कर पाए। एक बार और समझा देता हूँ ये क्या सेट किया गया कंडीशन। कंडीशन ये सेट किया गया कि समझो डिविडेंड ना मार्च में डिक्लेयर हो रहा है, और अगर ना किसी बंदे ने ना फरवरी या जनवरी में ना उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर लिए और ना डिविडेंड मिलने के बाद विद इन 9 मंथ्स ना अगर उसको वो बेच देता है, तो जो भी उसको लॉस होगा ना कैपिटल लॉस, वो उसको अपने कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता, विच वॉज अ वेरी गुड रूल एज पर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो इन्वेस्टर्स तो उनको ऑब्वियसली डबल जो फायदा वो उठा रहे थे ये गलत काम करके, लीगली वो गलत काम कर रहे एक तरीके से कहा जाए तो, उसमें उनको अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। ऐसे ही एक कंसेप्ट है बोनस ट्रिपिंग का, जो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। चलिए, तो अब बोनस ट्रिपिंग के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे डिविडेंड ट्रिपिंग होता है वैसे ही बोनस ट्रिपिंग भी होता है। सो उस टाइम पे कैसा होता था ना कि बोनस ट्रिपिंग में ये लोग क्या करते थे कि एक इन्वेस्टर है ना, समझो ना 100 यूनिट्स बाई करता था एट अ प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट 30 रुपए का होता था और वो 100 यूनिट्स बाई कर लेता था। कुछ टाइम के बाद ना वो स्कीम है ना डिक्लेयर करती थी 1:1 बोनस इशू। 1:1 का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक यूनिट होल्ड किया तो उसके बदले आपको एक यूनिट मिलेगा। और इस केस में क्या है, 100 यूनिट उन्होंने बाई करके रखा हुआ है तो 100 यूनिट और मिलेगा, तो 200 यूनिट हो गया अब इन्वेस्टर के पास। करेक्ट, लेकिन इसका बोनस इशू का एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जब आप बोनस इशू करते हो ना तो वो ना डिवाइड हो जाता है, उसका प्राइस जो है ना डिवाइड हो जाता है आधा में। तो 30 रुपए का जो चीज आपने खरीदा ना वो 15 रुपए का हो गया, वैल्यू सेम रही। आपने 30 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट खरीदे, मतलब आपने कितने रुपए डाले, 3,000 रुपए डाले। करेक्ट, और अब आपके पास 200 यूनिट है, बट अब पर यूनिट का प्राइस 15 रुपए हो गया, आधा आधा हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास 15 रुपए के हिसाब से वैल्यू उतना ही रहेगा, 3,000 रुपए ही रहेगा, बट 15 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट है जो ऑलरेडी 3,000 रुपए ही बन रहा है। अब क्या ना इन्वेस्टर क्या करता है,
वो 15 रुपए के हिसाब से ना सारा का सारा यूनिट्स बेच देता है और गवर्नमेंट को दिखाता था कि यार मैंने जो चीज 30 रुपए में ली ना वो मैं 15 रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब मुझे 15 रुपए का नुकसान हुआ है, विच इज नॉट द केस राइट। यहाँ पर उसको कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, उल्टा सेम ही चीज उसने किया, उल्टा वो गवर्नमेंट को लीगली धोखा ही दे रहा था, करेक्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सेट क्या किया, however such capital loss is not available for setting off against capital gains if the original units were bought within a period of 3 months prior to the record date for the bonus issue and sold off within a period of 9 months after the record date. In such cases the capital loss will be treated as the cost of acquisition of bonus units. तो सेम कंसेप्ट है गाइस, जैसे डिविडेंड के लिए सेम रूल बनाया था ना, वैसे ही बोनस स्ट्रिपिंग के लिए सेम रूल बनाया एंड इसको स्टॉप किया गया ताकि कोई डिविडेंड स्ट्रिपिंग या बोनस स्ट्रिपिंग ना कर पाए। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब एमसीक्यू टाइम आ गया है, तो आपका एमसीक्यूज पे पूरा फोकस करना है गाइस, प्लीज एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं राइट उसके ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपरली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं राइट, 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना तो फिर आपको दोबारा से पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 एमसीक्यूज वाला एक वीडियो बनाएंगे उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है हर वीडियो को प्रॉपरली देखिए, क्यूज अटेंड कीजिए, ठीक है, एंड फिर एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आप। Redemption from which of the following mutual fund schemes would attract securities transaction tax (STT) for an investor? Option A government securities fund, option B multi cap mutual fund, option C liquid fund, option D overnight fund. And the correct answer is option B multi cap fund. In the non equity oriented funds, the rate of long term capital gains tax is dash. A 10% with indexation, B 20% with indexation, C 10% without indexation, D 20% without indexation. And the correct answer is option B 20% with indexation. Question number 3. The Income Tax Act allows setting off of the short-term capital loss against long-term capital gains. State whether true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. Question number 4. Equity linked savings schemes ELSS are eligible for deduction under section 80C of the Income Tax Act up to an amount of dash. Option A rupees 1 lakh, option B rupees 1,50,000, option C rupees 2 lakhs, option D rupees 2,50,000. And the correct answer is option B 1,50,000. Question number 5. In case of long-term capital gains arising out of equity shares and equity-oriented mutual funds, the tax is applicable only on the capital gains above rupees 1 lakh. State whether this is true or false. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. Question number 6. At what rate is the securities transaction tax charged on sale of units of debt-oriented mutual fund in a stock exchange? Option A 0%, option B 0.10%, option C 0.01%, option D 0.13%. And the correct answer is option A 0%. Question number 7. The dividend received by a mutual fund investor will be taxable. Option A true, option B false. And the correct answer is option A true. Question number 8. Dividend distribution tax DDT on debt-oriented mutual fund schemes for corporate investors is dash plus surcharge plus education cess. Option A 15%, option B 25%, option C 30%, option D 35%. And the correct answer is option C 30%. Question number 9. When investing in equity, the majority of gains generally come through dash. Option A dividend income, option B tax savings, option C capital gains, option D interest received. And the correct answer is option C capital gains. Question number 10. GST on all the fees other than investment and advisory fees shall be charged to the scheme within the dash limit of TER. Option A maximum, option B prescribed, option C minimum, option D none of the above. And the correct answer is option A maximum. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आप लोग ने एमसीक्यूज में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक करते रहिएगा क्योंकि मैं इसमें और भी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टोटल 12 चैप्टर है तो 12 वीडियोस आएंगी विद एमसीक्यूज। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी आपके NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना बड़ा PDF पढ़ने से अच्छा है कि वो
हमारे वीडियोस देख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा उनको दिमाग में अच्छे से इमेजिनरी बन जाएगा, ताकि वो एमसीक्यूज इजीली कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।